हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपने यार थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं पीटी 365 के जो पॉलिटिक यार आ चुकी है 2025 की करंट अफेयर। तो वो हम सारा बिल्कुल यार देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, यूट्यूब पर आप ऐसे वीडियो ढूंढते रह जाओगे और बड़ी मुश्किल से यूट्यूब ने आपको रिकमेंड किया होगा या तो आपने मुझे पहले सब्सक्राइब कर रखा होगा। अब है क्या, मैं आपको क्या करवाने वाला हूं आज, जो आपको यार एक फोमो रहता है ना, एक आपको डर जो रहता है कि यार हमने पीटी 365 नहीं किया है, यहाँ से किया है, यहाँ से किया है। आज मैं आपको वो डर निकाल दूंगा और पीटी 365 के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने यहां पर लिखे हैं। हर टॉपिक में यार सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें ना कुछ ही ऐसी चीज होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर करते हो ना यूपीएससी के, तो प्रीवियस ईयर में आपको पता चलेगा कि सारी चीजों से ना क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सारे फालतू इंफॉर्मेशन होते हैं पीटी 365 के अंदर, तो वो आपको ना छांटने पड़ेंगे। और कई सारे तो ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको उससे नहीं पढ़ना है। तो ये मैं आपको यार वहीं पर अभी टॉपिक वाइज में बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको पीटी 365 के नोट्स बना लेने हैं, या फिर मैं आपको जितने भी अभी बताऊंगा इसके मैं स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा, आप ज्वाइन जरूर कर लेना। और आगे भी जितनी भी पीटी आने वाली है ना, जो विजन की आएगी पीटी 365, वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ क्राइटेरिया हम किस तरीके से बनाए हैं। जो भी आपको ना एक लाइन में दिख रहा होगा, वो टॉपिक है जो अभी न्यूज में है और जनरली उससे जो भी आएगा ना वो करंट का आएगा। लेकिन जो मैंने ये बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जिस टॉपिक को, वो समझ लेना वो सारे टॉपिक वो वाले टॉपिक हैं जिनके अंदर भले ही करंट में कुछ हो रहा हो, लेकिन आना उसका किससे है, स्टैटिक से है। मतलब पॉलिटी के अंदर यार लगभग ऐसा होता है 90 से 95% जो चीज़ है ना वो स्टैटिक ही आती है। तो आपको करंट के बस पर्सपेक्टिव पता होने चाहिए, आपका वो एक मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है ना कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, बस वो एक बार आपको पता चल जाए। पढ़ना आपको लक्ष्मीकांत ही है, क्योंकि हर टॉपिक का जो बैकग्राउंड है ना वही एग्जाम में आता है। कुछ कुछ जो नई चीज़ें चेंज होती है वो आपको आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप पीटी उठा लेना। पीटी में ना जो टॉपिक वाइज है बिल्कुल हम बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। पीटी में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार इस साल के लिए। आपको पता होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन में ना एक अभी बिल आया था लोकसभा के अंदर, और वो बिल क्या था, वन नेशन वन इलेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, वो बिल जो था ना 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। बस आपको ये नंबर याद होना चाहिए कि वो कौन सा बिल था, 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट और है जो इस आपको टॉपिक से पता होना चाहिए। एक तो आपने काफी न्यूज में सुना होगा कि वो कौन सी कमेटी थी जो इसके लिए बनाई गई थी, वन नेशन वन इलेक्शन। वो पीटी में नहीं दिया होगा, वो ऐड कर लेना आप। वो था रामनाथ कोविंद कमेटी जो है ना, जिनके वो चेयरमैन थे, जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट रहे। अब जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है ना, उसने किस किस को चेंज किया है। तो देखो, सबसे पहले तो उसने एक आर्टिकल इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आर्टिकल नंबर है 82 का ए। आपको ये ध्यान होना चाहिए। और तीन ऐसे आर्टिकल है ना जिसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है, कुछ बदलाव किया जा रहा है। वो तीन आर्टिकल है 83, 172 और 327। अब ये जो दोनों आर्टिकल चेंज किया जा रहा है ना, ये जनरली वही पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं ना, उनमें कुछ चेंज है। लेकिन आपको एक टर्म ध्यान रखना है जो न्यू अभी आया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनएक्सपायर्ड टर्म क्या है। अब देखो, अनएक्सपायर्ड टर्म जो है ना वो एक्चुअली में क्या है, वन इलेक्शन वन नेशन का जो कंसेप्ट है ना वो क्या है कि सारे जितने भी हमारे लोकसभा है और जितने भी स्टेट असेंबली हैं, वो सारे इलेक्शन इकट्ठा होंगे। मतलब वो फेजेज में हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन इलेक्शन इकट्ठा होंगे। और मान लो कि यार अगर इलेक्शन इकट्ठा होंगे तो 5 साल के पर मतलब सारे इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा पहले ही डिसॉल्व हो जाए या कोई स्टेट असेंबली पहले डिसॉल्व हो जाए। तो क्या कहा गया है, अगर कभी लोकसभा पहले डिसॉल्व हो जाता है ना, तो बाकी जो 5 साल में जितने साल बच जाएंगे ना, बस उसी के लिए वो अगला मतलब जो इलेक्शन होगा ना, बस उतने समय के लिए होगा। वो उसी को कह दिया गया अनएक्सपायर्ड टर्म। यानी जो 5 साल का फुल टर्म होता है ना, उसमें से अगर बीच में ही डिसॉल्व हो जाता है तो बाकी बचे जो टाइम है ना, बस उतने समय के लिए नई गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद फिर से 5 साल में इकट्ठा चुनाव होगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और आपको याद रखना है कि क्या कभी ऐसा हमारे इंडिया में हुआ है कि जिसमें सारे इलेक्शन एक साथ होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा 4 बार हुआ है। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया था ना कि डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार अभी तक आया है, तो उसका भी आंसर 4 बार था। तो वैसे ये इस बार आ सकता है कि अभी तक कितनी बार
वन इलेक्शन वन नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में हो चुका है। तो देखो, पहला चुनाव जो फर्स्ट इलेक्शन था 52 में था, फिर 57 में सेकेंड इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन एंड फोर्थ इलेक्शन, 4 इलेक्शन तक ये बिल्कुल ठीक चला था। उसके बाद ना ये ब्रेक हो गया था, क्योंकि आपको पता है फिर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट है ना वो गिर गई थी, और फिर लोकसभा भी गिर गई थी 1970 के अंदर। तो 4 बार अभी तक साथ हुआ है, उसके बाद नहीं हो पाया ये, तो ये वाला आप ध्यान रखोगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक का टॉपिक है ये, इसलिए मैंने इसको कम लिखा है। स्टैटिक में पढ़ना है क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉक्स बना रखा है। अब ये जो है ना, आपको कुछ बातें मैं ऐसे बता दूं जो आपको याद रखना है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो सबसे पहले तो एक अलग सा बनाया गया था। कौन से अमेंडमेंट से? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से। किसके लिए बनाया गया था? लोकल इलेक्शन के लिए, मतलब जो पंचायत वाला इलेक्शन है ना, म्युनिसिपल वाला इलेक्शन है, उसके लिए बनाया गया था। ये अपने आप में ऑटोनोमस होता है, जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने आप में ऑटोनोमस होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। अब कौन सा आर्टिकल है इसका? तो 243 का के का 1 और 2, ये ध्यान रखोगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये है पंचायती राज वाला, और जो 243 का ZA है ना, ये है म्युनिसिपल वाला। मतलब 2 आर्टिकल यहां पर इसलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि एक ग्रामीण वाला है, पंचायती राज वाला है, और एक शहर वाला है, म्युनिसिपल वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पीटी के अंदर वो है डिलिमिटेशन कमीशन, और ये भी आपको, क्योंकि मैंने बॉक्स बना दिया है तो आपको स्टैटिक ही करना है इसका। मतलब जो भी बॉक्स मैंने बना दिया है वो आपको लक्ष्मीकांत में ढूंढना है, या आपका जो भी सोर्स रहा है, आप जिस भी कोचिंग के नोट्स पढ़े हो आपको ये वहां से पढ़ना है। तो देखो डिलिमिटेशन कमीशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 82 डिलिमिटेशन कमीशन को बनाने के लिए कहता है। किसको पावर देता है बनाने के लिए? पार्लियामेंट को देता है, मतलब प्रेसिडेंट के कहने पर बनता है ये। अब जरा देखो, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ना, बस उसकी बात अभी ध्यान रखो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कितने होते हैं बता सकते हो आप? 2 होते हैं, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, वो इसके ऑर्डर को ना रिव्यू कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बनता था उसका ऑर्डर जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो जो भी बोल देगा वो फाइनल होगा, और उसके ऑर्डर को ना आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब आज अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई रिपोर्ट दे दी ना, तो आप उसके ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो उसके ऑर्डर को ना रिव्यू कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बन जाती है। अब इसके काम तो आपको पता ही होगा, ये क्या करता है? तो ये जो सीट्स वगैरह है ना, उसके नंबर वगैरह फिक्स करता है कि भाई कितनी सीट किसकी आ रही है, मतलब वो कौन से स्टेट में कितनी सीट रहेगी, और उसके बाद ये बाउंड्री डिसाइड करता है कि किस स्टेट की कितनी बाउंड्री वगैरह है। तो ये आपको पता होगा पहले से ही। फिर एक और चीज, एक गेम खेल सकता है यूपीएससी कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? तो ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और 4 बार अभी तक आ चुका है, 1952, 63, 73 और 2002। अब ये वाला जो है ना, ये मुझे नहीं लगता आएगा। क्यों? पिछले साल ही आया है कि डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक कितनी बार आ चुका है? तो 4 बार आ चुका है। ठीक है। अब एक चीज और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, क्या कि इसके जो डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर जो मेंबर होंगे, कौन कौन होंगे वो? तो वो 3 लोग होते हैं। एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई और जज हो या पहले वाले जज हो, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे ना, वो उसके चेयरपर्सन होंगे 3 मेंबर में। दूसरा जो होगा वो होंगे चीफ इलेक्शन कमीशन, मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, या फिर इलेक्शन कमिश्नर के कोई और मेंबर, तो उनसे चुने जाएंगे। और तीसरा, जिस भी स्टेट का डिलिमिटेशन हो रहा है, मान लो यूपी को हमें बाउंड्री में अलग अलग बांटना है, तो अगर यूपी का करना है ना तो यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, या बिहार का करना है तो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या इलेक्शन कमिश्नर होंगे, या फिर स्टेट जहां पर यह हो रहा है उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ये 3 लोग शामिल होते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये प्योरली आप कह सकते हो आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये करंट का टॉपिक है, ईवीएम और वीवीपैट, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखते हैं। सबसे पहली आपको जो बात याद रखनी है, जो बिल्कुल बता रहा हूं मैं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ध्यान रखना है कि ईवीएम जो होता है ना, वो क्या कौन सा डिवाइस है? ये साइंस टेक में भी आएगा आपका। तो आपको याद क्या रखना है? माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है ये,
मतलब आपको बस एग्जैक्ट याद रखना है, क्योंकि यार बहुत इशू हुआ था इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर। तो बार बार इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता पहले, ये सब तो आपको ध्यान रखना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। दूसरी बात, पहला जो था ना, गोवा जो है ना वो पहला ऐसा स्टेट बना है जहां पर सारे ईवीएम के साथ वीवीपैट लगा दिया गया है। अब वीवीपैट क्या होता है, तो आप देखते होगे ईवीएम के साथ में ना एक और मशीन लगती है जहां पर आप वोट देते हो तो पर्ची आपको दिखती है कि आपने वोट किसको दिया, तो उसको हमने कह दिया वीवीपैट। तो गोवा ने पहली बार सारे ईवीएम में वीवीपैट लगाया था 100%। तो एक आपको फैक्ट ये ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, 2019 में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई देखो, हर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो 5 ईवीएम होंगे ना, बस उसी की पर्ची हमें वेरीफाई करनी है। मतलब वीवीपैट के अंदर जो आपको पर्ची दिखेगी ना कि आपने वोट किसको दिया, तो आपने एक बटन दबाया ईवीएम में और एक पर्ची निकली वीवीपैट में, तो दोनों का ना मैच होगा कि क्या दोनों मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोई धांधली तो नहीं हो गई। तो वो दोनों जो मैच होगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने कितने के लिए कहा है, सिर्फ 5, यानी 5 ईवीएम की मैच होगी वीवीपैट और ईवीएम की पर्ची, बाकी की नहीं होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और लोगों ने इसी के लिए केस किया था कि 100% क्यों नहीं मैच कर रहे हम। तो कई सारे वकीलों ने केस किया था कि हमें 100% करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी उसको नहीं बोला है। मतलब जो पहले नियम था ना वही अभी भी है। कुछ और चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साइंस टेक के अंदर ना यूज आता है, उसके पीछे का एप्लीकेशन आता है। तो देखो, सबसे पहले ईवीएम के अंदर क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी से ईवीएम चलता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक मशीन है, ईवीएम की मशीन जो है, क्या उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई लग सकता है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं। ईवीएम जो है वो बैटरी पर चलता है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स उसके अंदर जोड़ा नहीं जा सकता, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां मैंने लिख दिया है। दूसरी बात, एक ईवीएम के अंदर ना 1 मिनट में 4 वोट ही गिने डाले जा सकते हैं। मतलब अगर 4 वोट से ज्यादा आप डालोगे तो वो ईवीएम ना कुछ दिक्कत हो जाएगी उसके अंदर, ये पता चल जाएगा। तो उसके अंदर सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि 1 मिनट में सिर्फ 4 वोट। और ये किससे बचाता है, हमें बूथ कैप्चरिंग से बचाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कई लोग आ जाएं और 1 ही मिनट के अंदर बहुत सारे वोट डाल दें, तो वो इससे बचाता है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले कहां किया गया था, तो देखो सबसे पहला इस्तेमाल ईवीएम का था कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक के पूरे इलेक्शन में नहीं, सिर्फ उनके बाई इलेक्शन में जो 1982 में था। ठीक है। दूसरी बात, 2004 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था ना, उसके अंदर सबके अंदर इलेक्शन ईवीएम इस्तेमाल किया गया था पहली बार। तो पहली बार 2004 में, और उसके पहले कर्नाटक के एक छोटे से बाई इलेक्शन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब जो है ना वो अगला टॉपिक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये तो आपको पता होगा, न्यूज में आपने काफी सुना होगा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो ये अप्लाई करता है। अब इसके अंदर ना कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई देखो, सबसे पहले क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है ये। क्या इसके लिए कोई लॉ बनाया गया है, क्या इसके पीछे कोई स्टेटरी बैकिंग है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी लॉ वगैरह स्टेट वगैरह नहीं है। और ये कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब कुछ बातें और, कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, यहां पर यूपीएससी आपसे गेम खेल सकता है। क्या कहेगा वो, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस पे लागू होता है, मतलब ये जो अप्लाई हो रहा है ना वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो आप ध्यान रखना है, 4 ही लोग पर ये एप्लीकेबल होता है। कौन कौन सा, आप ऑप्शन में दिक्कत हो सकती है आपको। एक तो सारे पॉलिटिकल पार्टी पर अप्लाई होगा, ये आप सही कर दोगे बिल्कुल। दूसरा, जो कैंडिडेट है, चुनाव लड़ रहा है, और जो पोलिंग एजेंट है ना, उसके ऊपर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा। तीसरा, जो गवर्नमेंट जो पावर में है, ये आप हो सकता है मिस कर दो, तो जो भी गवर्नमेंट पावर में है उसके ऊपर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। और एक गवर्नमेंट इंप्लॉई जो चुनाव के अंदर सारे काम काज कर रहे हैं ना, उनके ऊपर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो ये 4 लोग हैं। और हाँ, क्या किसी नॉर्मल इंसान के पास लगेगा, क्या वोटर पर लगेगा, ये बिल्कुल नहीं, वोटर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगली बात, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, जब भी कभी चुनाव का घोषणा हो जाता है, इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, उसके अंदर ना कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी वगैरह सरकार नहीं ला सकती। मतलब जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो गए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो अब कोई स्कीम नहीं आएगी। दूसरा, कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता। कब, जब इलेक्शन होने वाले उसके 48 घंटे पहले। मतलब आपको 48 घंटे पहले ना
कोई इलेक्शन वगैरह नहीं करना है। और वही हम एक पढ़ेंगे आगे, जो मैं बताऊंगा आपको साइलेंस पीरियड। साइलेंस पीरियड अभी बताऊंगा, वो होता है कि इलेक्शन होने के 48 घंटे पहले किसी भी न्यूज चैनल पर कोई भी एग्जिट पोल नहीं चलेगा, कोई भी ओपिनियन पोल नहीं चलेगा, आप कैंपेन नहीं कर सकते, घर में बैठोगे सिर्फ आप। तो उसी को कहा जाता है साइलेंस पीरियड, और वो लगता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ध्यान रखना है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये क्या क्या बैन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना एक ऐसा केस हुआ था, आपने पढ़ा होगा शायद, इंदिरा गांधी को यार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था इसी के कारण। तो ये हुआ क्या था, देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि भाई आप गवर्नमेंट की गाड़ी से चलकर इलेक्शन में रैली में जा रहे हो गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, आर्मी का इस्तेमाल करके, तो ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। दूसरा, जो मिनिस्टर और जो कैंडिडेट है वो सब अगर चाहते हैं कि मुझे पेमेंट मिल जाए, कुछ मुझे ग्रांट मिल जाए, तो वो उसको ग्रांट नहीं मिल सकता अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है तो इतना आप समझ गए होंगे। अब चलते हम नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट है लोकसभा इलेक्शन अभी हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, लोकसभा से कुछ ना कुछ आएगा इस बार। तो आपको करना क्या है, विजन की पीटी से बिल्कुल नहीं पढ़ना है ये लोकसभा, आपको लक्ष्मीकांत उठानी है, स्टैटिक पढ़ रही है लोकसभा की। इसलिए मैंने देखो यहां पर बड़े से डब्बे में इसको बना दिया है कि इसका आपको स्टैटिक देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो टॉपिक है ना, देखो वो है इंटरनल इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्योंकि यार इसके ना 50 साल हो गए शायद, तो 50 साल पूरे होने पर ना ये वाला मतलब टॉपिक न्यूज में आया है। और एक और आपने पढ़ा होगा कि 25 जून जो है उसको मतलब संविधान हत्या दिवस वगैरह ये सब मना रहे पॉलिटिकल पार्टी वगैरह। तो आपको ना उसको स्टैटिक में पढ़ना है कि इमरजेंसी के क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या कब कब लगाया जाता है, कौन लगा सकता है, क्या क्या कंडीशन है, वो सारी चीज आपको स्टैटिक में पढ़नी है। पीटी में कुछ नहीं ढूंढना आपको। तो ये वाला टॉपिक आपका स्टैटिक का है। फिर अगला एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो है तो ये स्टैटिक का, लेकिन काफी चीजें ऐसी है ना जो आप स्टैटिक में कई बार ढूंढते हो तो नहीं मिलती है। तो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं ये वाला टॉपिक। देखो तो सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। सबसे पहले तो दो चीज आपको कंफर्म ध्यान रखनी है। डिफेक्शन का मतलब होता है भाई पार्टी चेंज करना। तो अगर कोई पार्टी चेंज कर रहा है, कोई अपना, जैसे मान लो आप जीते कांग्रेस से चले गए बीजेपी में, या जीते बीजेपी से चले गए कांग्रेस में, तो उसको कह देंगे हम डिफेक्शन। तो उसके खिलाफ जो लॉ बना है ना वो एंटी डिफेक्शन है। कब बना था, कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है, तो आप ये ध्यान रखोगे ये 10th शेड्यूल के अंदर है। फिर ये ध्यान रखना है आपको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था कब, 1985 में, उसके अंडर में ये बना था। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, ये जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ होगा कि मान लो आपने पार्टी चेंज करी, कौन डिसाइड करेगा कि भाई आप मतलब डिस्क्वालीफाई होगे कि नहीं होगे। तो ध्यान रखना वो पावर दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जो भी लोकसभा के अंदर ऊपर बैठते स्पीकर हो या राज्यसभा के अंदर चेयरपर्सन हो। तो ध्यान रखना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में ये पावर होती है। ठीक है। अब एक और बात, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना टाइम वाइम नहीं लिखा हुआ है, मतलब कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम में वो डिसाइड कर लेंगे। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन का है। लेकिन एक चीज इसमें मैंने नीचे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा था ना कि 3 महीने के टाइम में इसको डिसाइड करना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 महीने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम नहीं है। ठीक है इतना। अब आते हैं कि आखिर कब कब कौन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मान लो आपने ये पढ़ा कि भाई एंटी डिफेक्शन पढ़ लिया आपने, तो डिस्क्वालीफाई अब कब हो गए, कौन कौन सी वो कंडीशन आ जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी ना कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछता है। तो देखो कब कब हो गया आप, अगर आप अपनी मर्जी से अपने पार्टी का मेंबरशिप छोड़ देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और हाँ, डिस्क्वालीफाई होने के बाद डिसाइड कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। और कब हो गया आप डिस्क्वालीफाई, अगर आप अपने पार्टी के विप जो इशू होता है ना कि पार्टी ने आपको कहा कि इस बिल का सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन आपने सपोर्ट कर दिया, अगर उसने विप जारी किया था ना, तो अगर आप पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाते हो उनको कहने के खिलाफ, तो आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग सकता है। या फिर ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग भूल जाएंगे इसको, ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। क्या है ये, अगर आप चुनाव जीते हो किसी इंडिपेंडेंट रहकर, मतलब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अगर वो इलेक्शन जीता है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर देता है ना, तो उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का रूल लग सकता है। एक और, अगर आप नॉमिनेटेड हो, मतलब आप या तो इंडिपेंडेंट होगे तो ज्वाइन करोगे तो तभी लग जाएगा, लेकिन अगर आप नॉमिनेटेड हो ना, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया है कि अगर आप 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हो
तब ये आपका ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दो बातें सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर, क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी कर सकता है जुडिशियल रिव्यू में, तो जुडिशियल रिव्यू इसके लिए हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कितने महीने के टाइम पीरियड में, 3 महीने के टाइम पीरियड में इसको पूरा कर लेना चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट देखो है वो है, आपने जो एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा होगा ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पार्ट सिस्टम जो है, तो ये दोनों जो इलेक्शन के हमारे सिस्टम है, जो 50% वाला है, 50% प्लस वाला है, एक एनसीईआरटी में टेबल बना रखा होगा ये क्लास 11th में। तो आपको ना ये वहां से करना है, स्टैटिक है बिल्कुल। और अगला जो है ना विजन के अंदर पीटी में, वो है पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये भी पूरी तरीके से आपको स्टैटिक का पढ़ना है, कुछ भी पीटी वीटी पर ध्यान मत देना। तो पार्लियामेंट्री कमेटी और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह है, ये दोनों टॉपिक आपको स्टैटिक से करना है, ठीक है। अब अगला आते हैं, अगला जो टॉपिक है पीटी के अंदर वो है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट है, मतलब जो बिल्डिंग है, जो उसकी बिल्डिंग में काफी स्टाफ। सेक्रेटरीट क्या होता है? जिसके अंदर किसी चीज के कोई स्टाफ बैठे तो उसको सेक्रेटरीट कहते हैं। तो सबसे पहले जो ये सेक्रेटरीट है ना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में है? बिल्कुल है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 98 में, ये आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल नंबर 187 में, ये स्टेट के लिए है 87, 187, और 98 है सेंटर के लिए, ठीक है। अब आपको इसमें ध्यान रखना क्या लिखा है इसके अंदर, हर हाउस का अपना सेपरेट सेक्रेटरीट के स्टाफ होंगे। मतलब जो भी हाउस है ना, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों के स्टाफ अलग अलग होंगे। ये कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 98 में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो एग्जाम में आ सकता है कि जो सेक्रेटरीट में स्टाफ है, तो क्या कोई स्पीकर के पास पावर है? कोई चेयरमैन के पास? देखो, एक पावर स्पीकर और चेयरमैन के पास है। क्या वो चाहें तो कोई न्यू पोस्ट ना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वो पहले क्लास वाले और दूसरे क्लास वाले पोस्ट बनाते हैं ना, तो उनको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। यहां पर आपके साथ गेम खेल सकता है, क्योंकि वो चेंज कर सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा यार सेक्रेटरीट वगैरह बनाना है, होम अफेयर्स की बात होगी। तो ध्यान रखना, फाइनेंस से उसको डिस्कस करना पड़ेगा। कौन से पोस्ट में? पहले क्लास वाले और दूसरे क्लास वाले में। बाकी सारे पोस्ट स्पीकर और चेयरपर्सन जो है वो खुद ही क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब अगला जो सेक्रेटरीट है, ये उसमें ना जो सेक्रेटरीट के जनरल होंगे, सेक्रेटरी जनरल जो होंगे, मतलब एक उसका हेड होगा। जैसे जो भी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है, उनमें जो भी स्टाफ है उसका एक हेड होगा। तो जो हेड है ना, उसको हम कह रहे हैं सेक्रेटरीट के जनरल। अब वो जो है ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर के, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होंगे। मतलब उनका जो दर्जा है, उनकी जो पोस्ट है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है। कौन? जो सेक्रेटरीट जनरल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो है, अगला टॉपिक ये कैबिनेट सेक्रेटरी है। अब कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर ना, ऐसे तो एग्जाम में ना क्वेश्चन आने की से कम चांस है, क्योंकि ये सब जनरली नहीं पूछता यूपीएससी। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो कई बार स्टेटमेंट से खेल सकता है। वो एक बोर्ड होता है सिविल सर्विस बोर्ड, जो इन्हें सजेशन वगैरह देती है कि कौन क्या बनेगा। तो जो सिविल सर्विस बोर्ड वगैरह है ना, उसका एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन जो है ना, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी आपने सुना होगा भाई, क्योंकि आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ऊंचा पोस्ट होता है वो। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, वो सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो? तो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, वो सारे कामकाज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैबिनेट का जो सेक्रेटरी है वो, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू पार्लियामेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, जो आकर पार्लियामेंट में भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, जो उनको एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। तो क्या सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? देखो, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है ना, वो पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस करेंगे। ध्यान रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल वाला था, उसके अंदर क्या था ना, कि प्रेसिडेंट ना हर सेशन के बाद ही आएंगे स्पीच देने के लिए, एड्रेस करने के लिए। मतलब अगर साल में 3 सेशन हुए, तो तीनों सेशन में ना शुरुआत में प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है, और चेंज क्या कर दिया गया है? अब प्रेसिडेंट 2 बार एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को। कब? अगर कोई इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन का जो पहला सेशन है ना, मतलब जो जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, तो उस इलेक्शन का जो पहला सेशन है उसमें एड्रेस करेंगे। और दूसरा, हर साल का जो पहला सेशन होगा, मतलब एक साल में एक बार। पहले क्या था? हर सेशन में एक बार था।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट 2 बार एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को, कब कब? एक तो हर इलेक्शन के बाद, और दूसरा हर साल में पहला सेशन में। और साल का पहला सेशन कब होता है? तो जो बजट सेशन स्टार्ट होता है ना, तो वही वाला। अब जरा देखते हैं, अगला है ओथ ऑफ एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो हमारे सांसद गण होते हैं ना, उनके जो ओथ है, मतलब वो जो शपथ ग्रहण लेते हैं, आखिर उसमें क्या बात है? तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ओथ जो है ना वो कहाँ मेंशन है? 3rd शेड्यूल में। तो 3rd शेड्यूल जो है वो ये बताता है भाई कि सबके ओथ अलाउंस, ये मतलब क्या शपथ लेंगे वो ना, वो ओथ कौन बताएगा? 3rd शेड्यूल बताएगा, ठीक है। अब ओथ किस में ले सकते हो आप जो शपथ ले रहे हो वो कौन से लैंग्वेज में लोगे? तो या तो आप इंग्लिश में ले लो, या फिर जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है ना उसके अंदर ले सकते हो आप, ये मेंशन है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट बात है जहां स्टेटमेंट यूपीएससी में आता है। क्या? अगर आपने ओथ नहीं लिया है, क्या आप बैठ सकते हो पार्लियामेंट में? बिल्कुल बैठ सकते हो। मतलब अगर आप पार्लियामेंट में बैठ रहे हो बिना ओथ लिए, आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो ये कौन से आर्टिकल में है? 104 में। तो 104 क्या कहता है? आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी अगर आपने ओथ नहीं लिया है, मतलब आपने शपथ नहीं लिया है, फिर भी पार्लियामेंट में बैठ रहे हो। तो एक ये ध्यान रखना। और एक और बात, जब बिना ओथ लिया पार्लियामेंट में बैठोगे ना, तो आप वोट नहीं कर सकते। अगर वोटिंग होगी तो आप वोटिंग नहीं कर सकते, वो तभी कर सकते हो जब आपने क्या लिया हो? ओथ ले रखा हो। और नहीं लेके बैठोगे तो पेनाल्टी लगती जाएगी आपके ऊपर। तो ये वाला आपका टॉपिक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक, 3 टॉपिक लगातार विजन के पीटी में जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, फिर ओसीआई से रिलेटेड है, जो सिटीजन, अलग अलग सिटीजन होते हैं ना, पीआईओ, ओसीआई, ये सब, तो उससे रिलेटेड है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, आपको इसके आएगा तो स्टैटिक पार्ट ही, और आपको ये लक्ष्मीकांत से करना है। लेकिन आपको कुछ बातें जो न्यूज है ना वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है किसको? सिटीजनशिप के 6A सेक्शन को। मतलब सिटीजनशिप में एक सेक्शन है 6A, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, मतलब उसको सही माना है। अब आपको पता होना चाहिए ये 6A है क्या आखिर। तो ध्यान रखना, 6A जो है ना वो एक स्पेशल प्रोविजन है। किस लिए? तो इसको कहा जाता है असम अकॉर्ड। और ये असम अकॉर्ड क्या है? तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और असम के जो लीडर्स वगैरह है ना, उनके बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था, उसी को कहा जाता है असम अकॉर्ड। मेमोरेंडम किस चीज का था? कि जो बांग्लादेश से लोग आए हैं ना असम के अंदर, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो बाद में बना, तो बांग्लादेश बनने से पहले जो लोग आए हैं ना असम के अंदर, उनको सिटीजनशिप देने के लिए जो मेमोरेंडम साइन हुआ, उसी को कहा जाता है असम अकॉर्ड, ठीक है। और असम अकॉर्ड जो है वही है 6A, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है सिटीजनशिप को छोड़कर, जो आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत से, मैंने देखो बॉक्स में बना दिया, आप यही समझ जाना। अगला जो है वो है रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। अब देखो ये टॉपिक की इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन में ना आपको क्या पढ़ना है? अगर रिजर्वेशन पढ़ना है तो क्या, क्योंकि रिजर्वेशन इशू में रहा है अभी, राहुल गांधी वगैरह भी काफी कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन वगैरह की बातें कर रहे थे चुनाव में, तो न्यूज में काफी रहा है ये। तो आपको रिजर्वेशन इस पर पढ़ कर जाना है। क्या पढ़ोगे आप? स्टैटिक में जाना, आर्टिकल नंबर 15 और 16 पढ़ना आप। तो आर्टिकल 15, 16 राइट टू इक्वलिटी में है, आपको वो डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना ये कहा है कि अभी तक जैसे ओबीसी का क्रीमी लेयर बनता था, नॉन क्रीमी लेयर बनता था, यानी ओबीसी को हमने 2 में क्लासिफाई कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि जो शेड्यूल कास्ट है, एससी है, उनको भी क्लासिफाई किया जा सकता है। मतलब अगर सरकार चाहे तो उनको भी क्लासिफाई कर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार क्लासिफाई करेंगे तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है कुछ। तो देखो 2 आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पहला 341 का 1 और एक है 342 का 2। अब ये क्या है जरा ध्यान से देखना। 341 का 1 जो है ना वो क्या कहता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है ना वो स्पेसिफाई कर सकता है किसी कास्ट वगैरह को कि भाई वो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। अब एक है उसका सेकंड वाला पार्ट, वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी कास्ट को इंक्लूड कर सकता है या एक्सक्लूड कर सकता है। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो किसी को बाहर निकाल दे, किसी को इंक्लूड कर ले कास्ट में। तो देखो यहां पर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा है कि भाई देखो
एससी को हम कह रहे हैं तुम सब क्लासिफाई करो, तो हम ना तो किसी को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, ना तो किसी को एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं। मतलब हम किसी को ये नहीं कह रहे कि भाई इसको शामिल कर लो, इसको बाहर निकाल दो। हम बस ये कह रहे हैं जो एससी में भी है उनको क्लास में बांट दो, ताकि जो बैकवर्ड रह गए ना, एससी में कुछ जो जाति हैं जो अभी तक बैकवर्ड रह गई है उनको फायदा मिल जाए। तो ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड दो केस है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज और कही। क्या? आप स्टेट जो है ना वो 100% क्लासिफाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 100% किसी एक क्लासिफाई को दे दिया, मतलब एक सब क्लास को दे दिया, तो ये नहीं कर सकता। दूसरी बात, क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो जुडिशियल रिव्यू तो हो ही सकता है, दोबारा उसको देख लेगा सुप्रीम कोर्ट। अब दो बातें आपको ध्यान रखनी, दो केस आपको ध्यान रखना है। केस क्या है? एक है इंदिरा साहनी केस, बड़ा फेमस केस है। क्या कहा था इंदिरा साहनी केस में? ओबीसी को क्रीमी लेयर में बांट दिया था। मतलब ओबीसी जो है उसको क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा और उनको अब वो नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का चांस, ठीक है। दूसरा एक है ईवी चिनैया केस जो है, वो आपको ध्यान रखना है कि उसने कहा था ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सब क्लासिफाई नहीं कर सकती। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया केस में कहा था कि सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि भाई अब सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। अब अगला जो है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूज में क्यों है ये? सबसे पहले तो जो यूसीसी है ना वो लागू हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है। कहां? उत्तराखंड के अंदर। इसके लिए आपको दो ही तीन बातें ध्यान रखनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि सारे जो मतलब लॉ है ना वो इक्वल हो। किसके लिए? मैरिज के लिए, शादी के लिए, तलाक के लिए, गोद लेने के लिए। मतलब जो धार्मिक मामला है, जो पर्सनल मामला है ना हमारा, वो सबके लिए इक्वल हो, हर धर्म का इक्वल हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अभी क्या है, अभी हमारे यहाँ जो पर्सनल लॉ है ना वो सबके पर्सनल लॉ से सॉल्व किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के भी द्वारा ही। अगर आप कोई केस वेस भी होगा ना तो जो पर्सनल लॉ होगा आपका, हिंदू का, मुस्लिम का, उनके अकॉर्डिंग ही होगा वो, शादी में, विवाह वगैरह में, तलाक वगैरह में, डाइवोर्स वगैरह में। लेकिन यूसीसी क्या कहेगा? सबके लिए सेम लॉ। तो वो कौन से आर्टिकल में है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी के अंदर है 44 में। तो क्या डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है कोर्ट में? तो कोर्ट में आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, अगर कभी लेजिस्लेचर कोई लॉ बना दे तो वो इन्फोर्सेबल हो सकता है, और यही काम किया है किसने? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने लॉ बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इन्फोर्स कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज में रहा है। आपने सुना भी होगा भाई, जो मंदिर, वो मस्जिद जो थी ना, जो मस्जिद की खुदाई चल रही थी उसमें मंदिर आ जाता था, मिल जा रहा है। तो वही वाला एक एक्ट है जिसको आप कहते हो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इस बार। अब ये है क्या? तो देखो सबसे पहले ना ये क्या कहता है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा करना। आप जिस चीज को वर्शिप करते हो, पूजा करते हो, तो इस एक्ट में क्या कहा गया है ना कि कोई सा भी रिलीजियस जगह है, कोई भी प्लेस है ना रिलीजियस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, उसका कैरेक्टर सेम रहेगा। कब? जो कैरेक्टर हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर था, 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 को जो कैरेक्टर था उसका, अगर वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा। ये कहा है इस एक्ट के अंदर। यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, और चेंज को लागू कौन, मतलब इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट इसको मॉनिटर करेगा ठीक से। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसी एक्ट में ना कुछ एक्सेप्शन थे। कौन कौन से एक्सेप्शन? एक तो अयोध्या का केस को एक्सेप्शन रखा गया था, इसीलिए अयोध्या का ना केस अब बाद में सुलझा है, तो अयोध्या वाला केस एक्सेप्शन था। दूसरा, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो होते हैं ना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस एक्ट में है, 1958 वाले एक्ट में है, उसको भी इसका एक्सेप्शन माना गया है। तो एक तो अयोध्या वाला केस एक्सेप्शन था, एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट वाला केस एक्सेप्शन है, और एक और जो भी कोई बाद में सॉल्व कर लिया जाता है ना मामला, जो डिस्प्यूटेड हो, उसको सेटल कर लिया गया हो, वो भी एक्सेप्शन में है ये, ठीक है। अब मान लो कोई नहीं मानता है, फिर भी कोई ये करता है, तो क्या इसके अंदर, इस एक्ट में कोई पेनाल्टी है, कोई जेल वेल का प्रावधान है? तो देखो बिल्कुल है। कितने साल का? 3 साल का जेल का प्रावधान है, और इसके साथ फाइन भी है, मैक्सिमम 3 साल का है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम, जो विजन के अगले पीटी में, मतलब पीटी में, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये ना आप पढ़ना अपने लक्ष्मीकांत से, क्योंकि ये पूरा का पूरा है स्टैटिक।
प्रिवेंटिव डिटेंशन होते रहता है किसी न किसी का। अब ये स्टैटिक में है क्या, तो देखो आर्टिकल नंबर 22 आपको पढ़ना है, तो अपने लक्ष्मीकांत में खोलना, आर्टिकल नंबर 22 को अच्छे से पढ़ना, वही आपका पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी राइट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो बिल्कुल वन वर्ड में आएगा। ये क्या है, ये देखो पर्सनालिटी राइट होता क्या है। जैसे मान लो आप कोई पर्सनालिटी हो, आपका नेम को इस्तेमाल कर रहा है आपके बिना परमिशन के, आपकी फोटो को इस्तेमाल कर रहा है कहीं आपके बिना परमिशन के, यानी कि ना वो आपके प्राइवेसी को ना खतरे में डाल रहा है, या आपसे बिना परमिशन लिए आपके नेम को इस्तेमाल कर रहा है, आपके फोटो को इस्तेमाल कर रहा है, उसी को कहा जाता है पर्सनालिटी राइट। यानी ना आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है ना वो आपकी राइट है। और वो राइट कौन से आर्टिकल में फॉल होता है, तो वो आर्टिकल नंबर 21 में है, जिसको आप कहते हो राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ में भी किस में है, तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर है। हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है ना, उसी में दिया गया ये पर्सनालिटी राइट। और एक और राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। तो पर्सनालिटी राइट जो है आपकी या किसी और की, वो किसके अंदर आती है, राइट टू प्राइवेसी में आती है, राइट टू प्रॉपर्टी में आती है, दो राइट। ठीक है, अब क्या कहीं पर ये मेंशन है, तो देखो ये कहीं पर मेंशन तो नहीं है, मतलब किसी एक्ट वगैरह में मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ एक्ट इसको बनाया गया है जिसको आप नाम देते हो कॉपीराइट एक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 के तहत इसको आप कह सकते हो कि भाई ये लागू हो सकता है। दो ना इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एक तो रोम कन्वेंशन है और एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है। आपको बस इतना ध्यान रखना है ना, रोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो पर्सनालिटी राइट से रिलेटेड है। ट्रिप्स एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, तो पर्सनालिटी राइट से रिलेटेड है। तो ये आपका काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगला जो है वो है इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट, जो है वो 1968 में आया है। अब ये है क्या, देखो सबसे पहले इनेमी प्रॉपर्टी है क्या, इनेमी मतलब दुश्मन, यानी दुश्मन की प्रॉपर्टी आ गई भाई। मतलब हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी रह गई है जो किसकी है, दुश्मन की है। अब आपको ना बस इस एक्ट में ना ये डिफाइन किया गया है कि भाई अगर कोई, मतलब दुश्मन किसको हम कहेंगे, तो वो स्टेट को हम दुश्मन कहेंगे जो इंडिया के अगेंस्ट में ना एक्सटर्नल एग्रेशन दिखाया है, मतलब बाहर से ना एक तरीके से हमला किया है इंडिया के ऊपर। तो दो उसमें काउंट आ जाएगा, एक चाइना और एक पाकिस्तान। और क्या कहा गया इसके अंदर कि अगर ऐसे इनेमी की कोई प्रॉपर्टी यहां पर रह गई है ना, तो उसको सरकार ना अपने तरीके से डील कर देगी, नीलाम कर देगी, तो वो हमारी दुश्मन की जो प्रॉपर्टी है ना वो रहे ना। मतलब ये इसके अंदर कहा गया है, ये आने के चांस कम है। ठीक है, ये आ सकता है भाई इस बार। राइट टू बी फॉरगॉटन, अब ये क्या है, देखो मान लो आपने डिजिटल मीडिया पर, अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपने फोटो डाली, अपना भूल गए पासवर्ड, अब आप खोल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो यार कि मेरी जो पुरानी फोटो है ना, या मैं इंस्टाग्राम पर चाहता हूं कि वो आईडी मेरी डिलीट हो जाए, मैं चाहता हूं पूरा खत्म हो जाए, इंस्टाग्राम मना कर रहा है क्योंकि उनकी पॉलिसी है भाई, वो क्यों हटाएगा अपने ऊपर अपने किसी मतलब आईडी वाईडी को। तो आप क्या कर सकते हो, एक राइट दे दिया गया, समझ लो किसी केस में, कौन सा केस है, केएस पुट्टा स्वामी केस है। आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है, जो राइट टू प्राइवेसी है, उसके तहत ही आपको यह अधिकार है कि आप ना अपनी डिजिटल प्राइवेसी रख सकते हो। मतलब आप डिजिटली अपने आप को ना चाहते हो कि भाई मैं डिजिटली भूल जाऊं अपने आप को, कि मेरी जो आईडी पड़ी हुई है, मेरी जो फोटो पड़ी है, वो मैं चाहता हूं डिलीट हो जाए, मैं अपने आप को प्राइवेट रखना चाहता हूं, तो वो इसके अंदर दिया गया है। आर्टिकल 21 में कौन से केस में बोला था, केएस पुट्टा स्वामी केस में। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इनर लाइन परमिट। ये इस बार आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि नागालैंड ने भाई कुछ लोग को इनर लाइन परमिट दिया है। अब ये इनर लाइन परमिट है क्या, तो सबसे पहले देखो आप ऐसे समझो, सिंपल सा ना, एक ये ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, पास। जैसे आप मेट्रो कार्ड लेके चलते हो, बस के कार्ड लेके चलते हो, बिल्कुल उसी तरीके से ना ये एक ऑफिशियल ट्रेवल कार्ड है, डॉक्यूमेंट है। और इसमें होता क्या है सिंपली, कि जो गवर्नमेंट है ना, वो मतलब इंडियन सिटीजन को, ये कैच है यहां पर, जो पास है, जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट है ना, इनर लाइन परमिट, वो किसको दिया जाता है, फॉरेनर को नहीं दिया जाता, इंडियन सिटीजन को दिया जाता है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस लिए दिया जाता है, तो किसी ऐसे एरिया में जो प्रोटेक्टेड है उसमें ट्रेवल करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने स्टेट ऐसे हैं जहां पर इनर लाइन परमिट है, तो 4 स्टेट है। कौन कौन है, तो देखो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। तो 4 स्टेट टोटल है जहां पर इनर लाइन परमिट दिया गया है। ठीक है, अब क्या इंडियन सिटीजन को दिया जा रहा है, क्या एनआरआई को भी मिलेगा, नहीं, एनआरआई को नहीं मिल सकता। पीआईओ को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओसीआई को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है।
अब अगला जो है वो है फिस्कल फेडरलिज्म, अगला जो टॉपिक है। अब ये टॉपिक जो है ना वो मेंस का है, ये ध्यान रखना। फिस्कल फेडरलिज्म मेंस का है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिस्कल फेडरलिज्म में आप क्या पढ़ोगे, तो आप लक्ष्मीकांत खोलना, उसके अंदर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप में ना 3 आपको बता रखा होगा, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, ये सब। तो फिस्कल फेडरलिज्म जो है ना वो उसी टॉपिक के अंदर आएगा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसलिए मैंने इसको यहां पर डब्बे में किया है, क्योंकि ये स्टैटिक का टॉपिक है। ठीक है। अब एक जो है वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब ये क्यों है न्यूज में, ये समझते हैं। देखो, कुछ स्टेट को ना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता था पहले, अब नहीं है। लेकिन अभी हाल में चुनाव जीता बीजेपी ने, तो बिहार और आंध्र प्रदेश ने सपोर्ट किया है। तो उन दोनों ने क्या कहा है ना कि हमें आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो। अब मान लो किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया, तो फिर क्या होगा, तो उसको ना कुछ पैसा देगा सेंटर, किसके लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो डिसएडवांटेज रह गए वहां पर ना वो उसको फुलफिल कर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं है। ठीक है, पहले यह दिया जाता था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन जो था ना उसको यह कहा कि भाई इसको सीज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसको खत्म कर दिया गया है। अब यह नहीं है, अब किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला हुआ है। कंफ्यूज मत हो जाना, कई लोग अभी भी टिक कर देंगे कि गुजरात को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, लेकिन अब किसी को नहीं मिला हुआ ये। ठीक है। अब इसी के जैसा एक होता है स्पेशल पैकेज। अब स्पेशल पैकेज क्या होता है, तो देखो आपने मोदी जी के मुंह से सुना होगा कई बार कि हम आपको स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, और ये किसको दिया गया अभी, 2 स्टेट को, एक बिहार को और एक आंध्र प्रदेश को। तो ये है क्या, सेंटर के पास ना एक डिस्क्रिशनरी पावर है आर्टिकल नंबर 282 में, कि वो किसी भी स्टेट को लगता है यार कि वहां कोई डेवलपमेंट करना है, कुछ भी मतलब पैसे की कमी है, किसी चीज के लिए पैसा देना है, तो वो स्पेशल पैकेज दे सकती है। ये उसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। अब अगला जो है टॉपिक है विजन के अंदर, वो है 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। ठीक है। आपको शेड्यूल में ना बस ये याद रखना है वो शेड्यूल कहता किसके बारे में। आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे ना, बस इसके अंदर यही आता है कौन सा शेड्यूल किससे रिलेटेड है, और ये भी स्टैटिक का है अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो। लेकिन मैं यहां बता दूं कौन सा शेड्यूल क्या है। तो 5वां जो शेड्यूल है ना वो ये कहता है कि शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा। तो शेड्यूल एरिया जो है वो 5वें शेड्यूल में है, और ऐसे अभी ना 10 स्टेट के अंदर है टोटल। ये अभी करंट का जो मैं कह रहा हूं वो 10 स्टेट में है। लेकिन जो 6ठा शेड्यूल है ना वो 4 ही स्टेट की बात करता है। कौन कौन सा, एक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कि गलती से मणिपुर मत कर देना, जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर मणिपुर कहीं भी नहीं है। कौन है, मेघालय है और मिजोरम है, AMTM। ठीक है। तो 4 स्टेट है 6ठे शेड्यूल में। अगला चलते हैं, अगला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी जब न्यू स्टेट बनता है ना उसकी फॉर्मेशन की बात आ रही है। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला टॉपिक प्योर स्टैटिक है। जब भी कोई न्यू स्टेट बनता है तो क्या होता है, तो आपको बस 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि जो न्यू स्टेट बनता है पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन जो न्यू स्टेट बनेगा ना उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होता है। इसमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए होता है, सिंपल, यानी कि सिंपली 50% से ही कोई भी स्टेट के नाम बदले जा सकते हैं, स्टेट को तोड़ा जा सकता है, किसी को मर्ज किया जा सकता है। तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 1 to 4 आपको ये वाला पढ़ना है, तो ये आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब चलिए शुरू करते हैं जुडिशरी का पार्ट, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे और फाइनली हम बिल्कुल आपको आखिरी तक छोड़ूंगा। जो PT 365 का आखिरी पेज है ना, मैं वहां तक आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो आप PT 365 में देख रहे होगे, ADR है। अब देखा जाए ना तो ADR का मतलब आप ना समझ जाओगे तो आप इसका मतलब अंदर का क्रक्स भी समझ जाओगे। ADR का मतलब होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब अल्टरनेट का क्या मतलब, डिस्प्यूट तो आप समझते हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई लड़ाई झगड़े हो गए, किसी भी चीज में हो सकते हैं। तो अगर कभी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो ना जिसके अंदर सिविल मामला हो, कॉमर्शियल मामला हो या इंडस्ट्रियल मामला हो, मतलब क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, बस क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सिविल हो, कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, तो उन तीनों के अंदर ना कोई तीसरे बंदे से, जो गांव देहात में आपने सुना होगा ना कि पंचायत करवाते हैं, जो गांव देहात के अंदर 5 लोग बैठते हैं, पंच वगैरह, वो फैसला देते हैं, उसी तरीके से कुछ है ये ADR।
यानी कि कोर्ट के बाहर जो है ना, आउटसाइड कोर्ट इसके अंदर सुना जाता है जो भी इनके डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, ये सारे सारे। अब आपको ध्यान क्या देना है, इसके अंदर एडीआर जो है ना वो एक एक्ट से चलता है, और वो एक्ट का नाम क्या है, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट 1996। एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के अंदर। मतलब आप देखोगे ना, कुछ भी इंपॉर्टेंट है ना, वो एक्ट में अगर कुछ बना है वो भी एग्जाम में आ जाता है कई बार। अब जरा देखो, इस एक्ट से एक सोसाइटी बनी है, सोसाइटी का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, और एक ना सोसाइटी है, ये एक्ट का नाम ध्यान रखना, ये सोसाइटी बनी है आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट 1996 से। ये आपके लिए फैक्चुअल चीज है। अब अगला, अब देखो इसी के बेसिस पर ना एक इंटरनेशनली भी ऐसा ही है, उसको कहा जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो आप। और जो पीसीए है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पर है, उसको इंडिया ने साइन किया है 1899 में। तो ये आपको बस एक छोटा सा फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉलिटी में ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये सब करंट अफेयर के छोटे मोटे फैक्ट हैं जो किसी की मतलब ऐसे एग्जाम में आएंगे जो स्टेट पीसेस वगैरह हो गए ना, ये वाला इसमें नहीं आ सकता यूपीएससी में। अब जरा देखते हैं अगला जो टॉपिक है ना, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम फाइनली। तो मीडिएशन एक्ट 2023, ये क्योंकि अभी इन्फोर्स हुआ था तो आ सकता है एग्जाम के अंदर। अब ये है क्या, तो ध्यान रखना, जो आपने भी एडीआर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही जो डिस्प्यूट है ना, वो दो तरीके के इससे सॉल्व किए जाएंगे। मीडिएशन मतलब आप समझते हो ना, वही जो कि कुछ लोग मिलकर आपको एक मध्यस्थता कर देंगे, जिसको आप बिचौलिया कह सकते हो ना, तो वही वाली चीज। अब डिस्प्यूट जो है ना, वो दो तरीके से सॉल्व हो सकते हैं इसमें, एक तो सिविल और एक कॉमर्शियल। मतलब इसमें भी कोई क्रिमिनल मामला नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी बात क्या है, जो भी डिस्प्यूट सॉल्व होगा वो जो बनेगा ना ट्रिब्यूनल वगैरह, उसके टेरिटोरियल के जो ज्यूरिडिक्शन होगा, मतलब जो भी उसकी टेरिटरी होगी उसके अंदर ही होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा, जो टाइम लिमिट है ना, मतलब जो आपको मीडिएशन मतलब जो सॉल्व करना है वो 120 दिन का होना चाहिए, 60 दिन बढ़ सकता है टाइम लिमिट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लो आप मीडिएशन करने के लिए चले गए, अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे ना बाहर आना है, मतलब नहीं करना है मुझे मध्यस्थता वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो ना, 2 सेशन के बाद, मतलब 2 सेशन आपने ले लिए, उसके बाद ना आप स्केप हो सकते हो, मतलब आप बाहर आ सकते हो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जरा देखो, इस एक्ट से एक बॉडी बनी है, उस बॉडी का नाम है मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। कितने मेंबर है उसमें, एक होगा चेयरपर्सन और 6 लोग होंगे उसमें, तो टोटल कितने हो गए, 7। तो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बॉडी का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो इसमें एक मेन चीज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है अगर ये यूपीएससी में आता है, तो कि इसका जो मतलब कोर्ट के ऑर्डर होते हैं ना, अगर मान लो मीडिएशन आप करवाने गए हो और इसने जो भी ऑर्डर दिया है, क्या वो बाइंडिंग होगा, बिल्कुल उसी तरीके से बाइंडिंग होगा और इन्फोर्सेबल भी होगा जैसे ना कोर्ट देती है ऑर्डर। तो कोर्ट और ये वाला, ये दोनों के दोनों सेम हो गए, लेकिन बस एक अंतर है कि आप 90 दिन के अंदर ना इसको चैलेंज कर सकते हो दोबारा। मतलब अगर आपको मंजूर नहीं है तो 90 डेज है आपके पास चैलेंज करने के लिए, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है लोक अदालत। अब देखो, लोक अदालत पूरी तरीके से स्टैटिक है, लक्ष्मीकांत में आपको एक चैप्टर ही मिल जाएगा लोक अदालत, ये वहां से आप कर लोगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना करंट अफेयर का, पीटी का जो, तो वो है फ्री लीगल एड। अब ये देखो नाम से ही क्लियर है, फ्री का मतलब भाई, लीगल एड का मतलब आपको ना, अगर आप वकील नहीं कर सकते हो तो सरकार ना एक अथॉरिटी बना दी है और वो आपको फ्री में वकील मुहैया कराएंगे किसी न किसी परिस्थिति में। अब ये वाली चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ है, तो एक तरीके से अगर आप कभी गिरफ्तार होते हो, अरेस्ट वारंट वगैरह आता है, तो यानी कि ना आपका ये राइट टू लाइफ जो है ना उसको इंफ्रिज करता है, तो यानी आर्टिकल नंबर 21 में आएगा। अब एक और अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल डाला गया था 39A, और किस लिए है 39A, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। तो उसी में आपका लीगल एड दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक पॉइंट आप क्या याद रखोगे, एक एक्ट है, जो एक्ट बना था ना इसको देने के लिए, फ्री लीगल एड देने के लिए, उस एक्ट का नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये वाला आपको ध्यान रखना है। अब 87 में तो बना था, लेकिन इन्फोर्स हुआ था 1995 में, मतलब 8 साल बाद। तो ये वाला टर्म है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, नालसा आपने कई बार सुना होगा, ये वाला कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस एक्ट। तो ये जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस एक्ट है ना, यही इसके पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, यही गाइडलाइन निकालती है, और जो भी कुछ देखना होता है ना फ्री लीगल एड में, वो नालसा ही करती है।
नेशनल लेवल पर। तो इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो ट्रिब्यूनल है। जैसा कि मैंने बोला कि बॉक्स में बना है यानी कि स्टैटिक होगा, तो इसको स्किप करते हैं। और आप यहाँ पर ये वाला जो ट्रिब्यूनल है ना, ये पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत से, पीटी से मत पढ़ना, ठीक है। अब आती है बात बेल की। तो देखो सबसे पहले ना बेल का रूल, अच्छा बेल टॉपिक क्यों दिया इस बार, तो काफ़ी ना सुप्रीम कोर्ट के केसेस हुए अभी इस बार पिछले 1 साल में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि बेल इज एक्सेप्शन या बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, कि मतलब बेल जो है ना वो रूल होना चाहिए और जेल जो है वो एक्सेप्शन होना चाहिए। मतलब जेल उसी केस में मिले जिसमें बहुत मतलब एक तरीके से ना एक्सेप्शन हो, कुछ ऐसा हो कि मतलब उसमें बेल नहीं दिया जा सकता, तभी वो हो। और आपको ना बेल समझना है आखिर, तो बेल होता क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। देखो सबसे पहले ना अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अगर कोई कोर्ट जिसमें बेल डिजर्व करता है, अगर कोई इंसान है कुछ भी क्राइम किया उसने, लेकिन अगर वो बेल डिजर्व करता है ना, और अगर कोई कोर्ट बेल नहीं देता है, तो वो भी आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, जो हमारी राइट टू लाइफ है ना, तो वो उसके अगेंस्ट है। कब? अगर कभी कोर्ट बेल नहीं देता है, अगर आप डिजर्विंग हो तो एक इंपॉर्टेंट बात ये इसमें ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 2 चेंजेज किए गए हैं अभी, जो मैं आगे भी बताऊंगा आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब 2 क्या चेंजेज है ना, अगर आप अंडर ट्रायल हो, अंडर ट्रायल आप जानते हो ऐसे समझ सकते हो कि भाई जिनका ना अभी केस चल ही रहा है, वो अभी जेल में पड़े हुए हैं लेकिन केस अभी चल रहा है, तो अंडर ट्रायल के लिए क्या कहा गया है ना बेल में, अगर कोई अंडर ट्रायल पर्सन है और उसने हाफ अपना पीरियड कंप्लीट कर लिया है, मतलब अगर मान लो उसको जेल हो, उसने जो क्राइम किया उसके लिए 5 साल की सजा है और 2.5 साल उसने ट्रायल में ही गुजार दिया, क्योंकि कोर्ट में केस लंबे चलते हैं, तो 2.5 साल के बाद मतलब हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो उसका पीरियड होगा ना क्राइम का, उसका अगर उसने आधा ऐसे ही काट लिया जेल में, तो उसको बेल देना ही पड़ेगा। तो ये वाला एक रूल बनाया गया, यानी कि अगर आप जितने पीरियड के लिए आपका क्राइम है उससे आधा आपने ऐसे ही काट लिया बिना आप मतलब दोषी ठहराए, तो आप निकल जाओगे। और एक और, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मतलब आपने पहली बार अपराध किया है, तो आप ना अगर 1/3 टाइम आपने पनिशमेंट का काट लिया है, मतलब अगर 6 साल में 2 साल आपने पनिशमेंट का काट लिया है, तो आपको बेल दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों रूल जो है ना, अंडर ट्रायल वाला और फर्स्ट टाइम वाला, ये डेथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब डेथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और अगर मान लो कोई किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया है, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेल का। अब नेक्स्ट जो चलते हैं हम, वो है ग्राम न्यायालय। और ग्राम न्यायालय ना आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, लोक अदालत वगैरह साथ में, तो आपको ना ये वहां से करना है क्योंकि ये स्टैटिक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप समझते होंगे, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है कि आपने ना कोर्ट की बात नहीं सुनी, कोर्ट को एक तरीके से इग्नोर कर दिया, या कोर्ट को मतलब नीचा दिखा दिया आपने, तो कोर्ट ना आपके ऊपर एक्शन लेगा, और उसी को हम कहते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 129, आर्टिकल नंबर 215। क्या कहा गया इसमें कि कोर्ट के पास ये पावर है पनिश करने का, कि अगर उसके खिलाफ कोई जाता है या उसकी बात नहीं मानता है ना, तो कोर्ट उसको पनिश कर सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आप ये याद रखोगे, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। किसमें है ये? कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, ये उसके अंदर दे रखा है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हम नेक्स्ट, तो ये है मर्सी पिटिशन। अब मर्सी पिटिशन जो है ना, वो आप जानते होंगे कि गवर्नर और प्रेसिडेंट, उन दोनों के पास एक पावर होती है, पार्डनिंग पावर, और ये वाला आपको पढ़ना है। मैं थोड़ा सा बता दूं, प्रेसिडेंट जो होता है ना, बस वही माफ कर सकता है डेथ को। अगर किसी को डेथ की मतलब उसको सजा मिल चुकी है, तो अगर डेथ को माफ करवाना है तो प्रेसिडेंट ही कर सकता है, बाकी सारी चीजें गवर्नर भी कर सकता है। तो आपको ये वहां से, इसलिए मैंने बॉक्स में डाला है क्योंकि ये स्टैटिक का है, प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर का ही टॉपिक है, ठीक है। अब आता है क्यूरेटिव पिटिशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये समझते ये है क्या, देखो क्यूरेटिव पिटिशन जो है ना, वो होता क्या है, जैसे मान लो आप कोर्ट गए, कोर्ट में कुछ ऑर्डर आया, आपको अच्छा नहीं लगा, फिर आपने उसके लिए एक रिव्यू पिटिशन डाला। रिव्यू का मतलब होता है आप चाह रहे हो भाई कि जो आपने पिछला कोर्ट ऑर्डर दिया था, एक बार उसको दोबारा रिव्यू कर लो, देख लो, तो आपने रिव्यू पिटिशन डाला। तो जब भी कभी रिव्यू पिटिशन डालोगे ना, तो
137 आर्टिकल होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो डाला जा सकता है। अब मान लो अगर आपका रिव्यू पिटीशन भी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, कोर्ट ने कह दिया भाई कि नहीं नहीं हमने ऑर्डर जो दिया था वो बिल्कुल सही है, तुम्हारा रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस किया जाता है, अब आप क्या करोगे? तो यानी कि अब एक चांस आपको और मिलेगा और उस पिटीशन को हम कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। यानी क्यूरेटिव पिटीशन जो है ना वो एक्चुअली में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक तरीके से आपके लिए लास्ट रेमेडी है, आखिरी ऑप्शन ये बचता है। अब आखिरी ऑप्शन दिया क्यों जाता है? तो देखो एक आर्टिकल है, याद रखोगे आप, आर्टिकल नंबर 142 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ ना अन्याय हुआ है या इनजस्टिस हुआ है तो उसको नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, नेचुरल जस्टिस मतलब वो कुछ भी कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है यार ये लॉ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके लिए ना, तो भी उसको वो अपने ब्रेन से सोच कर सब कुछ नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए वो दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। अब नाम से क्लियर है कि भाई एक ऐसा कोर्ट जिसमें ना टाइम थोड़ा कम लगे ट्रायल में और जल्दी जल्दी सब कुछ फास्ट हो जाए, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, आप जानते हो। तो देखो दो चीज के लिए बनाया गया था, किसके लिए? रेप वाले केस के लिए और पॉक्सो एक्ट के लिए। और ये कब बना था? 2019 में। अब इसमें एक फंड, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आप पढ़ो उसमें कोई फंड बन जाए, कोई सोसाइटी बन जाए या कोई भी मतलब अथॉरिटी वगैरह बने ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो ध्यान रखना फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है ना उसके अंदर वो किसके अंडर में है? तो एक फंड बनाया गया था निर्भया फंड करके, तो निर्भया फंड के अंदर आता है ये वाला। और कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो बस आपको इतनी चीजें इसकी पता होनी चाहिए, बाकी मतलब नहीं है बाकी क्या लिखा हुआ है। अब जरा देखो अगला जो है वो है जीरो एफआईआर। तो सबसे पहले तो जीरो एफआईआर समझा दूं आपको मैं, और ये भी बनाया गया था निर्भया केस के बाद ही, जो 2012 में निर्भया केस हुआ था ना उसके बाद बनाया गया था। देखो जीरो एफआईआर क्या होता है? मान लो कि आप ना मतलब कहीं और पे हो, आप जहां रहते हो ना आप वहां नहीं हो, कहीं और हो, कुछ भी हो गया आपके साथ। अब आप नजदीक वाले पुलिस थाने में जाते हो, लेकिन पुलिस वाला कहता भाई कि आपका थाना यहां नहीं पड़ता, आप कहीं और जाओ, या जहां के आप हो वहां जाकर केस करो। तो क्या ये सही बात है? ये तो बिल्कुल गलत है। तो होता क्या है ना, जीरो एफआईआर करके एक चीज है जिसके अंदर आप अगर किसी और एरिया में भी हो ना, तो आप किसी भी एरिया में रहो, आपका एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। और रजिस्टर होने के बाद वो एफआईआर जो है ना वो भेज दिया जाएगा आपके उस पुलिस थाने में जहां पर आप बिलोंग करते हो। मतलब आप इंडिया में किसी भी पोर्शन में रहो, आपका एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद वो ट्रांसफर होगा आपके थाने में, उसी को कहा जाता है जीरो एफआईआर। एक चीज ध्यान रखोगे आप, जीरो एफआईआर में कोई एफआईआर नंबर नहीं होता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। और कमेटी का नाम क्या है? जस्टिस वर्मा कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कमेटी का नाम इनका। अब चलते हैं, दो डॉक्ट्रिन है। देखो आजकल ना यूपीएससी डॉक्ट्रिन पे सवाल पूछ रही है, या कई बार बस डेफिनेशन पूछती है, आपको इसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसके बारे में हल्का सा हिंट आपको पता हो कि वो है क्या, बाकी आप गेस कर लोगे। तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर क्या है ना, ये एक्चुअली में ना इंग्लैंड का कुछ है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो मैरिड वुमेन है, मतलब जो शादीशुदा औरतें हैं, वो ना हस्बैंड के अंडर कवर है एक तरीके से। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आप ना वुमेन की शादी हो जाती है, उसके बाद ना उसकी जो लीगल एग्जिस्टेंस है खुद की, वो खत्म हो जाती है और वो एक सिंगल एंटिटी में जीती है हस्बैंड के साथ। मतलब वुमेन की लीगल जो एग्जिस्टेंस है ना, जो सिंगल एग्जिस्टेंस है, वो खत्म हो जाती है मैरिज के बाद। उसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगला जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या है? देखो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, हार्मनी मतलब क्या होता है? बैलेंस करना। यानी कि जहां पर ना दो केस अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, या मान लो आप कोई केस सुना रहे हो कोर्ट और उसको दो लॉ देखना है और दोनों लॉ में ना कंफ्यूजन आ गया कि भाई इस लॉ को फेवर करे, इस लॉ को फेवर करे, तो कोर्ट क्या करेगा? किसी लॉ को बिना नीचे दिखाए दोनों लॉ में ना एक बैलेंस बनाएगा, और उसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि जहां पर भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है वहां पर बैलेंस बनाकर चलो, ये होता है। ठीक है, अब देखो कुछ ना यहां पर देखो, यहां से लाइन से एक्ट स्टार्ट होंगे, और ये एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी 2-3 एक्ट जरूर पूछ लेती है, और क्या पता यार इस बार कोई ना कोई आ जाए, क्योंकि काफी एक्ट इस बार ना इन्फोर्स हुए हैं।
बने पहले थे, 2023 में बने थे, कुछ 2024 में बने हैं, लेकिन इनफोर्स इसी साल हुए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले तो है भारतीय न्याय संहिता 2023, जानते हो आप, पहले ये आईपीसी था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल न्यू आई है ना, वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? देखो सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि अब ना पनिशमेंट के तौर पर कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा। मतलब ऐसा कह दिया जाएगा आप कि जाओ कुछ साफ करो, साफ सफाई करो, मतलब कम्युनिटी के अंदर कुछ सेवा करो। तो पहली बार पनिशमेंट में ऐसा भी हुआ है कि कम्युनिटी सर्विस पहली बार आया है। दूसरा, अगर आप किसी वुमेन के साथ फॉल्स प्रॉमिस करते हो और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाते हो ना, तो वो ऑफेंस माना जाएगा इस नए कानून के अंदर। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, जो बीएनएस है ना, उसने सेडिशन, जो याद है जिसमें कई सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको जेल हुआ था, उस सेडिशन एक्ट को हटा दिया गया है, जो पहले आईपीसी में वो करता था 124A में, तो उसको हटा दिया गया है अब सेडिशन को। लेकिन हाँ, उससे सिमिलर केसेस ना रखे गए हैं। अगर आप देश के खिलाफ बोलते हो, कुछ यूनिटी को इफेक्ट करते हो, इंटीग्रिटी को इफेक्ट करते हो, उन सब में आपके ऊपर लगेगा वो कानून। लेकिन हाँ, सेडिशन को रिमूव कर दिया गया है। अब एक और चीज है, अगर मान लो कोई ग्रुप मर्डर कर रहा है, जैसे कई लोगों ने मिलकर मर्डर किया है ना, तो ग्रुप के मर्डर में हर बंदे को उतनी ही सजा मिलेगी जितनी पहले को मिल रही है। मतलब अगर कोई मर्डर ग्रुप का हुआ है तो सबको सेम सजा दी जाएगी। ये पहली बार प्रावधान हुआ है, तो ये बीएनएस में है। अब बीएनएस के साथ में ही दो कानून और आए थे। एक आया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक आया था भारतीय साक्ष्य संहिता। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ना, ये पहले क्या था, सीआरपीसी था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या है। देखो सबसे पहले तो हुआ क्या है इसके अंदर ना, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ना, ये सीआरपीसी है, मतलब कि ना कुछ एविडेंस वगैरह से रिलेटेड है कि भाई जो प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा। तो दो चीजें तो ये वही है जो मैंने आपको बता दिया। अंडर ट्रायल के लिए अगर हाफ ऑफ द पीरियड उसने कंप्लीट कर लिया है, उसको बेल दे दिया जाएगा। पहले बार जो गलती कर रहे हैं अपराधी हैं, उनके लिए अगर 1/3 टाइम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपने पीरियड का, उनको बेल दे दिया जाएगा। तो 2 पॉइंट तो इसका ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है, इसके अंदर ना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन किसके लिए, तो ऐसे केस के लिए जहां पर पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा की होती है। तो अगर पनिशमेंट 7 साल की ज्यादा की है तो वहां पर ना ये कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तो आपका ये हो गया कंप्लीट। अब चलते आगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। साक्ष्य मतलब क्या होता है, एविडेंस, मतलब कुछ आप सबूत कह सकते हो ना जिसको। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इस बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इसके, कि अब ना डिजिटल रिकॉर्ड को बराबर माना जाएगा पेपर रिकॉर्ड के। मतलब पहले पेपर रिकॉर्ड दिखाते थे तो वो माना जाता था कोर्ट में। अब जैसे पेपर रिकॉर्ड काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही डिजिटल रिकॉर्ड काम करेगा। आप कुछ भी मैसेज दिखा सकते हो, कुछ भी डिजिटली दिखा सकते हो आपके प्रूफ के तौर पर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब दूसरा जो है, अब ना ओरल एविडेंस जो है ना, जो आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी फोन वगैरह में बोल रहे हो, उसको भी अलाउ कर दिया गया एविडेंस के तौर पर। और एक और चीज करी गई है, अगर आपने सेम ऑफेंस किया है, कोई सेम ही अपराध किया आपने और कई लोग हो, तो सेम ऑफेंस वाले के ना ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है। ज्वाइंट ट्रायल का मतलब होता है ना, लोग कई सारे हैं लेकिन सबका ट्रायल जो है कोर्ट रूम में एक ही साथ चल रहा है। तो जनरली ना ये उनके साथ होगा जो कि अरेस्ट वारंट जिनका निकल चुका है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं किए। तो ऐसे लोगों का ना, क्योंकि सेम ऑफेंस है तो उनका सेम ही दिन ट्रायल हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन रखा गया इस बार। अब देखो, एक एक्ट है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब ये क्या है ये समझते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब जरा देखो, पर्सनल डेटा तो आप जानते हो क्या होता है, मतलब जो आपका खुद का डेटा है, जो आप राइट टू प्राइवेसी में पढ़ते हो, पर्सनल डेटा। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले क्या कहा गया है कि क्या पर्सनल डेटा को इस्तेमाल कर सकता है। तो आप बस ध्यान रखना, बिल्कुल जो अलाउ है, लेकिन आपका कॉन्सेंट चाहिए। अगर मान लो कोई आपका पर्सनल डेटा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कोई आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, तो वो ना कॉन्सेंट जो मांगता है ना, वो यही है। यानी कि कॉन्सेंट लेने के बाद आपके पर्सनल डेटा को प्रोसेस कोई कर सकता है लॉफुली, मतलब कानून के साथ। दूसरा, अगर कोई चाइल्ड है तो उसको कौन ये कहेगा, उसका कॉन्सेंट कौन देगा, तो चाइल्ड का कॉन्सेंट उनके लीगल गार्जियन देंगे या फिर उनके पेरेंट्स देंगे।
मतलब उनके माता पिता या फिर जो भी उनका लीगल गार्जियन है वो देंगे। तीसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला जो भी एक्ट में कुछ इस्टेब्लिशमेंट होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या बना है, डिजिटल पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये देखो है क्या ना, 2 साल के लिए ये बनेगा, मतलब जो भी अपॉइंटमेंट होगी इनमें वो कितने साल के लिए होगी, 2 साल के लिए। अब ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो भी केस सुनाते हैं, ये जो भी ये सुनवाई करेंगे ना, उसको आप अपील कर सकते हो। कहाँ अपील करोगे, ये वाला टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल के अंदर, यानी कि इस ट्राइब्यूनल में इसको आप अपील कर सकते हो। तो ये आपको बिल्कुल फैक्चुअल में जैसा है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगर मान लो कभी आप इंडिया के बाहर ट्रांसफर करते हो डेटा को, कोई ऐप है वो इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर दिया डेटा को, तो क्या ये अलाउड है? कई बार लोग गलती कर देंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे बना है। बिल्कुल ये अलाउड है, आप इंडिया के बाहर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसे कंट्री में नहीं जिसको इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किया है किसी एक्ट वैक्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आप डेटा ब्रीच कर देते हो, मान लो गलती आपने कर दी, तो क्या होगा उसके बाद? तो उसके बाद आपको ब्रीच करने का फाइन लगेगा 250 करोड़। और अगर आपने चाइल्ड से रिलेटेड ठीक से काम नहीं किया है ना, मतलब अपने डेटा वेटा में, तो आपको 200 करोड़ का फाइन लगेगा। यानी फाइन का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो भाई हम सब जो बहुत परेशान है आजकल, आप देख रहे हो कि बीपीएससी में कितना ज्यादा ये चल रहा है। कौन सा ये एक्ट? पब्लिक एग्जामिनेशन रूल 2024। अब ये है क्या, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब जो भी इसमें घोटालेबाजी या फिर जो भी धांधली कह सकते हो ना एग्जाम के अंदर, जो सरकारी गवर्नमेंट वगैरह के एग्जाम में होते हैं, उसमें जो भी कुछ होता है उसके लिए रूल बनाया गया। अब ये रूल क्या है, देखो सबसे पहले कौन से मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो मिनिस्ट्री का आपको नाम ध्यान रखना है, कई बार होम मिनिस्ट्री से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसे कानून जो होम मिनिस्ट्री लागू करते हैं, लेकिन ये कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ठीक है, अगला जो पर्सन है उसको जेल कितना होगा, तो ध्यान रखना मिनिमम 3 ईयर है और मैक्सिमम 5 ईयर तक हो सकता है। अगर कोई एक इंसान है उसने क्राइम किया तो उसको 10 लाख रुपए फाइन लगेगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो, मतलब आपने पहले से ही सेटिंग कर रखा है, बहुत सारे सेंटर हैं आपके इस तरीके से, तो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर जो फाइन है ना वो 1 करोड़ कर दिया गया है। 10 लाख एक पर्सन का है अगर आप अनफेयर मीन करते हो तो, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो आप तो 1 करोड़ फाइन है। ठीक है, अब जो भी ये वाला आप क्राइम है उसको कहा गया है कॉग्निजिबल। अब कॉग्निजिबल ऑफेंस पता क्या होता है, जिसमें ना आपको पुलिस अरेस्ट तो करेगी बिना वारंट के, मतलब पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है फिर भी आपको अरेस्ट करेगी, ऐसे को कहते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस। और ये वाला जो क्राइम है वो नॉन बेलेबल है, मतलब बेल नहीं मिलेगा आपको, और नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है ना जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते विक्टिम के साथ में, मतलब ऐसा केस जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो कि भाई पैसे ले देकर ठीक कर लो, ऐसा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्राइम क्या है, कॉग्निजिबल है, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार हो जाओगे, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अगला जो नेक्स्ट एक्ट है ना वो है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। अब जरा देखो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो है ये है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आपको ना जब भी कोई एक्ट पढ़ो आप तो ये देखना उस एक्ट ने क्या बदला है। तो इस एक्ट ने ना 2 एक्ट को रिपील किया है, मतलब वापस लिया है। कौन कौन से एक्ट को, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, और दूसरा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इन दोनों को वापस लिया गया इससे। इस एक्ट में क्या कहा गया है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में, कि आपका ना स्पेक्ट्रम जो है ना वो ऑक्शन होगा, कि भाई स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाएगा अब से। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन अलाउड हो गया। किसमें, जो सैटेलाइट के ब्रॉडबैंड होते हैं, वाईफाई वगैरह होते हैं ना सैटेलाइट वाले, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अलोकेशन हो जाएगा। अब ये पहली बार हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक फंड बनाया गया है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आएगा, और उस फंड का नाम है डिजिटल भारत निधि। तो आपको यह ध्यान रखना है, एक फंड है डिजिटल भारत निधि जो बनाया गया किस लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो भी कुछ टेलीकम्युनिकेशन में होना है। ठीक है, 2 पॉइंट इसके और है। जो टेलीकम्युनिकेशन का एक्ट आया है
क्या सरकार आपके मैसेज पढ़ सकती है? बिल्कुल पढ़ सकती है। तो सरकार आपके मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है, मैसेज को आपको मॉनिटर कर सकती है, मैसेज को ब्लॉक भी कर सकती है। तो ये ध्यान रखना, ये भाई बड़ा खतरनाक आया है। अब एक उसमें और है, ओटीटी क्या इसके अंदर आएंगे? तो नहीं, ओटीटी इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ऐसे करके स्टेटमेंट आपको दे देगा, तो ओटीटी इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अब अगला जो आर्टिकल है पीटी 365 का, वो है इंटरनेट शटडाउन, मतलब इंटरनेट जो बंद कर दिए जाते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर आर्टिकल है ये। अब जब देखो इसमें क्या है, क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, जो टेम्पररी सस्पेंशन होता है, मतलब ये इंटरनेट शटडाउन होता कब से है? तो एक रूल है इसके लिए, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल 2017, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल 2017। इसके कारण इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना 15 दिन तक एक बार में ये हो सकता है। इस रूल में लिखा गया है 15 डे तक हो सकता है। और जो ऑर्डर देगा ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, जो भी इसका ऑर्डर देगा वो यूनियन लेवल पर या स्टेट लेवल पर, दोनों पर ना होम सेक्रेटरी होना चाहिए। ऑर्डर कौन देगा इसके? होम सेक्रेटरी। और ऑर्डर देने के बाद जब ये शट डाउन होगा ना, उसको रिव्यू करने के लिए कमिटी बनेगी। उस कमिटी का जो हेड करेगा ना, वो होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, अगर स्टेट में है तो चीफ सेक्रेटरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हो भाई, जुडिशियल रिव्यू कुछ भी करा लो, कुछ भी गलत हो रहा है हर चीज जुडिशियल रिव्यू में हो जाएगा। अब अगला जो एक्ट है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब इस एक्ट में क्या है, देखो सबसे पहले तो इस एक्ट में एक अथॉरिटी बनी थी और उसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए कहते हैं शॉर्ट में। और हम सब जैसा कि यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कई सारे आईएएस कोचिंग्स के ऊपर फाइन लगे थे, वो इसी अथॉरिटी ने फाइन लगाया था। तो ये अथॉरिटी करती क्या है, जब भी कभी कोई मिसलीडिंग एड निकालता है, मतलब कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट कर रहा है जो कि ना मतलब मिसलीड हो सकते हैं लोग, तो उसके ऊपर फाइन लगाता है। कितना फाइन लगा सकता है ये? 10 लाख। कितना जेल है इसके अंदर? 2 साल की जेल है। ठीक है। अब आपको ना 6 राइट याद रखने, जैसे आपके फंडामेंटल राइट होते हैं ना 6, बिल्कुल वैसे ही आपके कंज्यूमर राइट भी कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 6 राइट दे रखे हैं जो कंज्यूमर के हैं। कौन कौन सा? देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है SICHRA। अब PT 365 जो देख रहे होगे ना, उसके अंदर देखो आप लाइन से देखो 6 राइट जो है ना, उसका आप ये ध्यान रखना, सिचरा बस याद रख लेना, आपको वो ध्यान रह जाएगा। सिचरा ये ध्यान रख लेना। ठीक है। अगला फॉरेंसिक कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये वाला ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा है। क्योंकि कारण क्या है ना, मतलब ये हर साल ही मतलब 4-5 बार न्यूज में रहता है और बहुत बार आ भी चुका है। तो ये वाला ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो FCRA एक्ट है ना, क्योंकि ये पहले भी काफी आ चुका है और अब जनरली ट्रेंड क्या रहा है ना, उतना ज्यादा रिपीट क्वेश्चन नहीं होता है, तो बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको। नेक्स्ट वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल इन्फोर्स हुआ है, वो है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। अब इस एक्ट ने किया क्या है, तो सबसे पहले किसी चीज को रिपील किया है, मतलब कुछ एक्ट को वापस लिया। किसको? इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1998, इसको इसने वापस लिया है। अब इसमें भी सेम चीज है, जैसे गवर्नमेंट आपके मैसेज पढ़ सकती थी, बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट आपके ना जो आप पोस्ट में भेजोगे आर्टिकल, आपका वो इंटरसेप्ट कर लेगी, मतलब खोल बोल के पढ़ सकती है आप क्या भेज रहे हो, उसके अंदर क्या सामान है, जो भी आपके आर्टिकल्स है वो इंटरसेप्ट कर सकती है। फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है इसके अंदर, कि भाई इसमें ना कोई पीनल प्रोविजन नहीं है, मतलब किसी को पेनलाइज नहीं किया जाएगा अगर कुछ होगा तो। और एक और बात, सर्विस जो है ना उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब सर्विस की लायबिलिटी को फ्री रखा गया है कि भाई सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपका सामान आप जानो। तो ऐसी बात है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में। अब अगला जो आर्टिकल आप देख रहे होगे PT 365 के अंदर, उसके अंदर होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बॉक्स बना दिया मैंने, स्टैटिक। CBI लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, सब स्टैटिक है। लोकपाल स्टैटिक है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास स्टैटिक है, मिल जाएगा आपको। ये सब PT से नहीं पढ़ना, ये सब लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये भी स्टैटिक है। UPSC स्टैटिक है। और फाइनेंस कमीशन स्टैटिक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लॉ कमीशन, नीति आयोग, मतलब ये जितने भी है ना, या तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या तो कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आप उसको पढ़ लेना। ये सारे स्टैटिक वाले टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पीटी से नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, आपको इससे नोट्स बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब ये बस ध्यान रखो, बस इतनी सी आपको पॉइंट याद रखनी, क्योंकि भाई कितना फैक्ट याद रखोगे आप लोग भी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यूएन की ना एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, जिसमें मेंबर कितनी है 192, और इंडिया भी इसका एक पार्ट है। मतलब यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इससे यूपीएससी खेल सकता है। कौन? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, मतलब पोस्ट से रिलेटेड काम करता होगा। अब अगला जो है ना वो है आरटीआई एक्ट 2005। अगला जो टॉपिक है गवर्नेंस का, तो आरटीआई आप सब ने सुना होगा बहुत ज्यादा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब कौन से आर्टिकल में है ये? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आएगा, राइट टू फ्रीडम में। मतलब हमें जानने का अधिकार है भाई कि भाई क्या इंफॉर्मेशन है किसी चीज के बारे में। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हेड करने के लिए, इसको देखने के लिए एक ऑफिसर बनाए गए जिसको कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC। और वो बनाए कैसे जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा वो बनाए जाएंगे, अपॉइंट होंगे। लेकिन जो अपॉइंटमेंट कमिटी होगी ना वो 3 लोगों की होगी। कौन कौन? PM, लीडर ऑफ अपोजिशन, और यूनियन कैबिनेट के एक मिनिस्टर जिसको PM अपॉइंट करेंगे। तो मतलब 3 लोग कौन कौन हो गए? एक PM हो गए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, और एक और कोई कैबिनेट के मंत्री हो गए जिसको भी PM कहेंगे। तो ये 3 लोग प्रेसिडेंट को नाम देंगे, प्रेसिडेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट कर देंगे। अब अगला पॉइंट इसके अंदर क्या है, पब्लिक अथॉरिटी जो है ना इसके अंदर वो भी शामिल किया गया। मतलब जितने भी पब्लिक अथॉरिटी है, जो कोई गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट का फंडेड हो, उन सभी से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, और इंक्लूडिंग CJI के ऑफिस से भी मांग सकते हो आप इंफॉर्मेशन, जिसको आप कहते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन ना आप जनरली वहां देखना जहां पर भी देश की सिक्योरिटी का सवाल होगा, जहां पर आपके पर्सनल डेटा का सवाल होगा, उन सभी को यहां पर एक्सेप्शन रखा गया है। जो यहां मैंने देखो लिखा है ना, पर्सनल डेटा को एक्सक्लूड करा गया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, अब टाइम कितने दिन का है इंफॉर्मेशन देने का? तो 30 दिन का टाइम होता है इनके पास कि इंफॉर्मेशन इनको देना ही देना है। और अगर लिबर्टी का मामला है, मतलब आपकी आज़ादी का मामला है, स्वतंत्रता का मामला है, तो 48 घंटे का सिर्फ टाइम है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो आधार है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है आधार पर। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं क्या? 12 डिजिट का आधार होता है। कौन देता है उसको, कौन मॉनिटर करता है? तो UIDAI करता है। अब कुछ बातें आप बिल्कुल जो होता है ना कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा आपको। क्या आधार से आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होती है? बिल्कुल होती है। क्या आधार आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है? नहीं है। ये देखो मैंने क्रॉस लगा दिया, नहीं है। क्या आधार आपका सिटीजनशिप दिखाता है कि आप सिटीजन हो? नहीं, ये भी गलत होगा। क्या आधार आपका डोमिसाइल दिखाता है कि आप इस जगह के हो? ये भी गलत होगा। तो ध्यान रखना, आधार सिर्फ आपकी आइडेंटिटी बता रहा है आप कौन हो। आपकी ना तो डोमिसाइल बता रहा, ना तो सिटीजनशिप बता रहा, और ना ही आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहा। ठीक है, अब आधार का इस्तेमाल कहां किया जाता है? तो टारगेटेड डिलीवरी में, जिसको आप आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हो ना, DBT, कि सरकार आपको कुछ पैसा भेज रही है, तो उसके अंदर आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सोशल स्कीम चलती है सरकारों की, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और एक और चीज, जो स्टोर करते हैं ना आधार के डेटा, वो 6 महीने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो 2 तरीके की स्कीम होती है, आपने पढ़ा ही होगा स्कीम पढ़ते वक्त। एक होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होता है सेंटर सेक्टर स्कीम। जो सेक्टर वाला होता है ना, वो तो पूरा सेंटर देता है। लेकिन जो अभी वाला टॉपिक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें क्या होता है, सेंटर 60% देगा तो स्टेट 40% अपना लगाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है या कोई हिली स्टेट है, हिमालयन स्टेट, तो इन दोनों के अंदर ना 90-10 का रेशियो होता है। मतलब सेंटर देगा 90% पैसा और 10% पैसा कौन देगा? स्टेट। यानी ऐसी स्कीम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो तो सेंटर 60, स्टेट 40। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात हो, हिमालय की बात हो, तो सेंटर 90, स्टेट 10। ये आपको रेशियो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मिशन कर्म योगी स्टार्ट किया गया है। अब सिंपल से इसमें ना 2 वर्ड वाले क्वेश्चन आ सकता है। क्या? सबसे पहले मिशन कर्म योगी है क्या?
तो ध्यान रखना मिशन कर्मयोगी जो है ना वो सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग से रिलेटेड है। यानी जो सिविल सर्वेंट है यूनियन के अंदर, सेंटर के अंदर, उसके ट्रेनिंग से रिलेटेड है ये। अब क्या चेंज किया गया है, तो पहले जो रूल था ना, अब रूल से हम रोल बेस्ड बना रहे हैं। हर एक का किसी न किसी का रोल होगा कि तुम्हारा क्या रोल है, तो वो वाला यहां पर चेंज किया गया है। अब एक और चीज 70-20-10 का प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर ना जो 70% कैपेबिलिटी है वो आता है उसके मेन वर्क से, जो वो वर्क कर रहा है ना उसका एक्सपीरियंस से। जो 20% उसकी कैपेबिलिटी है ना वो उसके साथ वाले पार्टनर से आता है, कि मतलब जो भी वहां पर और अदर लोग काम कर रहे हैं ना 20% वहां से आ जाएगा। और 10% जो है ना वो कैपेबिलिटी आती है उनको कहां से, ट्रेनिंग से। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां देखो लिख दिया है। क्यों? क्योंकि मिशन कर्मयोगी ट्रेनिंग से ही रिलेटेड है। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडलाइन है, कोई गाइडलाइन वगैरह बहुत कम ही पूछती है यूपीएससी, इसलिए मैंने इसको पूरा काट दिया। क्योंकि आप कितने फैक्ट पढ़ोगे, इतना तो पढ़ नहीं सकते, तो इसको आप फुल्ली काट दो क्योंकि गाइडलाइन है। अब अगला जो है वो है जन योजना अभियान। आपको ध्यान क्या रखना है जन योजना अभियान में, जो ये अभियान है ना ये सबसे पहले कौन से मिनिस्ट्री का है, तो पंचायती राज का। और इसका काम क्या है, तो पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान है ना उसको, उससे रिलेटेड है जन योजना अभियान। और बाकी जो भी इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव आप देखते ही पहचान लोगे, जो भी मतलब पंचायत से रिलेटेड होगा कुछ पॉजिटिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव हम काउंट कर लेंगे। अब नेक्स्ट अगला जो है वो है लोकल बॉडी का ऑडिटिंग। तो लोकल बॉडी को ऑडिट करने के लिए जो आप जानते हो जो फाइनेंस कमीशन वगैरह बनाए गए हैं ना वो आप पढ़ना है, लेकिन ये सब के सब स्टैटिक है। और स्टैटिक कौन सा पढ़ना है आपको, आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 73 और 74 जो पंचायती राज चैप्टर है ना आप वो पढ़ोगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, तो कैंटोनमेंट आप जानते होगे मिलिट्री से रिलेटेड होता है, मतलब ऐसे एरिया जहां पर ना मिलिट्री लोग ज्यादा रहते हो, जिसको आप हिंदी में छावनी कहते हो। अब छावनी होता क्या है, तो सबसे पहले ना इसको कौन इस्टेब्लिश किया था सबसे पहले, तो ध्यान रखना कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ना इसको बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था, कब बनाया था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बैटल ऑफ प्लासी आप सबको पता होगा कब हुआ था, 1757 में। अब देखते हैं पहला कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा था, तो बैरकपुर था जो कलकत्ता वाला है। और कब बना था ये, 1765 में। अभी के पीरियड में कितने हैं कैंटोनमेंट बोर्ड, तो 61 है, जिसमें से 55 तो अंग्रेजों ने बनाए, और आजादी के बाद जो है ना वो कितने बने हैं, 6 बने हैं टोटल। ये ध्यान रखना है। अब अगला, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ना वो उसके अंदर अगर कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसको आप 73 और 74 में पढ़ते हो, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर अगर ऐसा है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको स्टेट के अंदर नहीं आएगा, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। आपने पढ़ा होगा जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसको मॉनिटर करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है, कैंटोनमेंट एक्ट 2006, ठीक है। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखते हैं अगला जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इन्वायरमेंटल इशू। अब ये क्या है, देखो इन्वायरमेंट का जो भी इशू हो रहा है, पर्यावरण जो भी बदल वगैरह रहा है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि अगर इन्वायरमेंट खराब होता है तो हमारे 2 आर्टिकल उससे बेकार हो जाए, मतलब हमारे 2 आर्टिकल के वो अगेंस्ट है। कौन कौन से आर्टिकल, ये आपको एग्जैक्ट बस इतना ही याद रखना है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है वो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं याद रखनी है कि कौन से एक्ट से आया, ये क्या, ये सब कुछ नहीं याद रखना। आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ना यूपीएससी बिल्कुल जनरलिस्टिक चीज़ पूछ देता है। क्या, पासपोर्ट इंडिया में 3 कलर के पाए जाते हैं, एक वाइट, एक मरून और एक ब्लू। जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है ना वो होता है वाइट कलर का, मरून होता है ऑफिशियल लोगों का, और ब्लू जो होता है वो होता है हम जैसे नॉर्मल लोगों का। तो 3 कलर के पासपोर्ट है, व्हाइट, मरून और ब्लू। किसके किसके हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो है वो है कॉमन सर्विस सेंटर। अब ये देखो नाम से क्लियर होना चाहिए, सर्विस मतलब कुछ भी यहाँ पर आधार कार्ड बन रहा होगा, बैंक का रिलेटेड काम हो रहा होगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम हो रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कॉमन होगा, लेकिन हर एक चीज़ के लिए एक ही सेंटर होगा। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया
CSC कॉमन सर्विस सेंटर कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? इलेक्ट्रॉनिक एंड IT डिपार्टमेंट के अंदर है ये। एक्ट किससे बनाया गया? ये कंपनी एक्ट से बनाया गया ये। और ये ना जो हमारा नेशनल ई गवर्नेंस का प्लान है उसके अंदर का ये पिलर है। तो नेशनल ई गवर्नेंस जो है ना उसके 3 पिलर है। एक पिलर तो यही वाला है कॉमन सर्विस सेंटर, दूसरा पिलर है ये वाला आप ध्यान रखोगे, एक तो है नेशनल डेटा बैंक और एक है कनेक्टिविटी। तो देखो 3 पिलर हो गए, कनेक्टिविटी, नेशनल डेटा बैंक और तीसरा जो है वो है कॉमन सर्विस सेंटर। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ये तीनों पिलर है किसके? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है जो सेकंड लास्ट है पूरे पीटी का वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब इसमें ना जब भी कोई इंडेक्स वगैरह है आपको 2 चीज पता होनी चाहिए, एक तो इंडिया का रैंक क्या है और एक उसको जारी कौन करता है। तो देखो इंडिया की रैंक है 159, बहुत घटिया, प्रेस भाई ऐसी मीडिया गिर गई है इंडिया की। और कौन जारी करता है? तो पेरिस बेस्ड एक सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो ये आप ध्यान रखोगे, वो चेंज कर देगा, इसको कह देगा क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ये कुछ भी और नाम दे देगा, तो आपको ये चेंज कर देगा कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो है को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। अब को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ना लिया किसके द्वारा गया है? असम। समझाए तो हमें यह है क्या किया क्या असम ने? डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हो एक डीएम होता है। अब इसने क्या किया ना, डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है जिसको को डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं। और हर को डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना एक उसी तरीके का मजिस्ट्रेट होगा या कमिश्नर होगा जैसा डीएम है। यानी कि ना डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा नीचे हो गया, और मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने करने का प्रयास किया है कि डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे पार्ट को भी ना हम एक तरीके से मजिस्ट्रेट में बांट दें ताकि वो अच्छे से मॉनिटर वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कर सकें। तो ये किसने किया है? असम ने किया है। तो देखो इसी के साथ ना आपका पूरा पीटी 365 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा अभी जितने भी पीटी आएंगे ना वो सारी पीटी में करवाऊंगा। आपको करना क्या है, बस इसकी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जरूर। 2 ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम का एक चैनल है और एक ग्रुप है। और अगर व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हो ना उसकी भी लिंक नीचे कमेंट के पहले कमेंट में आप देख लेना, पिंड कमेंट में। और यार मुझे बताना जरूर कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, क्योंकि यार यूट्यूब पर ना हर कोई PDF से पढ़ाता है, विजन की मैगजीन वगैरह, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको व्हाइट बोर्ड पर जो फील आप क्लास में लेते हो ना, क्लास में जो अलग मतलब एक होता है ना कि जिसमें रिटेंशन ज़्यादा होता है, फोकस ज़्यादा होता है, तो वो वाली फील मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अलग से पॉइंट छाट कर जो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक के वो मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दे दिया है। तो यार मिलते हैं अब अगले पीटी जब आएगी तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।